2024 के जाते जाते एक ऐसी सियासी बहस शुरू हो गई है जिसका असर आपको साल 2025 में होने वाले सभी राजनीतिक घटनाक्रमों पर दिखाई पड़ने वाला है। ख़ास तौर पर जो दो बड़े अहम चुनाव होने वाले हैं 2025 में, पहले तो साल की शुरुआत में दिल्ली के चुनाव और फिर साल के अंत में बिहार के चुनाव। और ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि संसद के शीत सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से अंबेडकर के अपमान सम्मान पर जो बहस शुरू हुई है उसने इंडिया गठबंधन की सियासत को बड़े अनोखे तरीके से प्रभावित किया है। भारतीय जनता पार्टी को इस बयान के बाद झटका लगेगा, ये ऊपर से तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वैसे भी दलित आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा समर्थक रही है या फिर उसको बढ़ाने में, उसके पोषण में उसने बहुत काम किया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जाती है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद दलित आंदोलन की नहीं की है, एक आरोप के तौर पर उन पर लगाया जाता है। हकीकत क्या है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये बात ज़रूर कही जाती है कि जो गैर भाजपा दल है वो अपने अपने तरीके से अंबेडकर का और उनकी राजनीतिक विरासत का लाभ लेने की कोशिशें लगातार करते रहे हैं और उस कोशिश को आप साल 2025 के चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसकी लाभार्थी होती है या नहीं होती है, आपको हम इसी टॉक में एक बार फिर से नए तरीके से इस पर ध्यान देने के लिए कहेंगे भी। सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को अपने तरीके से जिस तरह से लीड करना चाहती थी और साल 2024 के लोकसभा में उसने जिस तरह से लीड किया भी चुनाव में, उस स्थिति में धीरे धीरे देखा ये जा रहा है कि परिवर्तन आ रहा है और जो परस्पर महत्वाकांक्षाएं हैं अन्य दलों की इंडिया गठबंधन के भीतर ही वो बढ़ रही हैं। मसलन समाजवादी पार्टी ने बड़े स्पष्ट तरीके से अपने आप को कांग्रेस से इस मायने में अलग किया क्योंकि उसे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 2027 में, उस चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि उस चुनाव तक जाते जाते कांग्रेस उसकी मदद से एक बड़ी प्लेयर बन जाए, विधानसभा चुनाव में अपना हिस्सा मांगने लगे। तो उन्होंने अपने आप को अलग करते हुए आपने देखा कैसे अभी जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं दी गई। सभी सीटें खुद समाजवादी पार्टी लड़ी, हालांकि वो ज़्यादातर सीटों पर हार गई, लेकिन फिर भी उसे इस बात का मलाल नहीं है कि वो किसी के साथ नहीं लड़ी, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी। दूसरी तरफ संसद में भी ये बात दिखी कि उनके मुद्दे अलग थे, कांग्रेस के मुद्दे अलग थे, सरकार को दोनों घेरना चाहते थे लेकिन अलग अलग तरीके से। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सहयोग के गठबंधन के ज़रिए लड़ी थी, विधानसभा चुनाव आते आते दोनों अलग हो चुके हैं और ये पाया जा रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति जो कि पश्चिम बंगाल में थी कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़े थे, कुछ उसी तरह का अलगाव आप पूरे देश में हिंदी पट्टी में ख़ास तौर पर देख सकते हैं। अब तो ये भी मांगे होने लगी है कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व कांग्रेस से लेकर के ममता बनर्जी को दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा बेहतर ममता बनर्जी का है। तो ये पूरी कहानी का अर्थ तो ये हो जाता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर परस्पर महत्वाकांक्षाओं का टकराव शुरू हो गया है और ये जो टकराव है ये आपको दिल्ली के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो सामने है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग तरीके से सियासत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी ये टकराव दूर से ही सही दिखाई पड़ रहा है जब लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता ममता बनर्जी को होना चाहिए, कांग्रेस और राहुल गांधी से यह नेतृत्व ले ली जानी चाहिए, यानी कि वहाँ भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, इसी बात की ज़्यादा चर्चा इंडिया गठबंधन के भीतर है।
तो ऐसे में जबकि इंडिया गठबंधन की पार्टियां अलग अलग राह तलाश रही हैं, गैर भाजपा मतों में विभाजन बड़ा स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अंबेडकर विवाद के जरिए दलित मतों को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश है, वो हर दल के द्वारा जो की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक सियासी कंपटीशन में तब्दील हो चुकी है। क्यों ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन को कि दलित मत जो है वो उनकी तरफ ज़्यादा आ सकते हैं? तो उसकी एक ख़ास वजह ये है कि साल 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस वक्त जो 84 रिजर्व सीटें हैं हमारे देश में लोकसभा की, उसमें से कांग्रेस को 20 और इंडिया गठबंधन को 33 सीटें आई थी, जबकि ये आंकड़ा 41 से घटकर 2019 में 41 था, वो घटकर 29 हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। यानी कि दलित मतों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति मोह जो है वो घटा है, ऐसा इंडिया गठबंधन की पार्टियों को लगता है। और यही उन्हें एक अवसर दिखाई पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित मत हमारी तरफ आएँ। वैसे ही दलित मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी दूरी बना करके साल 2024 में चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो। और उस पर से अमित शाह गृह मंत्री का जो बयान आ गया, उसने इस बात की संभावना और बढ़ा दी है कि दलित मत थोड़ा और छिटकेगा भारतीय जनता पार्टी से। और ऐसे में एक संभावना कि दलित मत को अपनी तरफ किया जा सकता है, इंडिया गठबंधन के हर प्रमुख प्लेयर को लग रहा है। तो इसके लिए वो कर क्या रहे हैं, अब सुनिए। उन्होंने इसके लिए तैयारी जो की है कि भाई एक ऐसे बड़े आंदोलन को आकार दिया जाए जो कि कुछ दिन चले, ताकि ये विश्वास दिलाया जा सके दलित मतों को कि दरअसल उनके सबसे बड़े पैरोकार कांग्रेस वाले हैं। आम आदमी पार्टी वाले चाहते हैं कि उन्हें लगे कि आम आदमी पार्टी वाले हैं, उसी प्रकार समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो सबसे बड़ी पैरोकार लगे, और मायावती जो कि ओरिजिनल बेनिफिशियरी हैं दलित वोट बैंक की, वो भी अब मैदान में सक्रिय हैं। तो बारी बारी से अगर हम बात करें तो कांग्रेस 2 दिन यानी कि 22 दिसंबर 23 दिसंबर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और उसके बाद 24 दिसंबर को अंबेडकर के सम्मान में मार्च निकाला जाएगा देश के हर ज़िले मुख्यालय में। 2 दिन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गृह मंत्री माफ़ी मांगे, ये पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाएगा, और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के आपको देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चालें चल दी हैं। आपने देखा किस तरह से दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप घोषित किया जा रहा है, और देश ही नहीं विदेश में भी अगर पढ़ना है दलित छात्रों को तो उन्होंने इस तरह के स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि जो जाटव वोट बैंक है वो भले ही अभी उनके साथ नहीं है, लेकिन गैर जाटव वोट बैंक जो दलित आबादी का है उसको अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने जो प्रयास है वो ज़बरदस्त तरीके से किए हैं। अयोध्या चलिए वहाँ देखिए कि किस तरह से एक जनरल सीट पर अवधेश पासी को टिकट देकर उन्हें जिताया गया, और वो कितने बड़े मैस्कॉट बन गए हैं। जहाँ तक सवाल इंडिया गठबंधन की सियासत का है कि भाई जनरल सीट अयोध्या फैज़ाबाद की वो भारतीय जनता पार्टी हार गई, इतना बड़ा मंदिर बनाने के बाद भी, और दलितों का उन्हीं की तरफ झुकाव है, समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव है। इस बात को साबित करने में अवधेश पासी की जो कैंडिडेचर है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। वो सांसद हैं फैज़ाबाद से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, और सभा को ये लगता है कि कांग्रेस क्यों ले, अगर गैर जाटव वोट हमारी तरफ आते हैं तो हम उसके लिए क्यों ना प्रयास करें। वो अपने प्रयासों में लग चुकी है, और कुछ कमोबेश यही स्थिति बिहार में भी है। बिहार में भी आरजेडी को लगता है कि जो गैर पासवान जातियां हैं, क्या उसमें आगे बढ़ कर के हिस्सेदारी के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। तो हर तरीके से जो प्रयास हो रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि दलित वोट बैंक उनकी तरफ जाए। दलित वोट बैंक की स्थिति क्या है कि साल 2011 के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि देश में वो 17% के आसपास है, थोड़े बढ़ गए हैं। तो मान लीजिए कि 20% के आसपास जो है दलित आबादी हमारे देश में है, और एक बड़ी संख्या उनकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे इलाकों में फैली हुई है, और निर्णायक हो जाते हैं दलित वोट जब किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव आते हैं। दिल्ली का ही अगर हम
एग्जाम्पल सेट करें तो पाते हैं कि यहाँ तो कई ऐसी सीटें हैं जैसे करोल बाग, सुल्तानपुर माजरा, इस तरह की सीटें जो हैं वो दलित आबादी 40 से 50% के बीच यहाँ पर है और हर क्षेत्र में यहाँ पर बड़ी दलित आबादी है। तो कंपटीशन जो है वो विद इन द इंडिया अलायंस बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। इंडिया गठबंधन के भीतर का ही कंपटीशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में जाटव वोट बैंक के अलावा भी बड़ी आबादी दलित वोट बैंक की है। बिहार में पासवान वोट बैंक के अलावा जो कि 6% है, उसके अलावा एक बड़ी आबादी करीब 12% की है जो गैर पासवान दलित वोट है, जिसे अपनी तरफ किया जा सकता है। और कांग्रेस उस प्रयास में है, पासवान चिराग पासवान के साथ है और वो एनडीए के साथ है, ये स्थापित है। लेकिन बाकी के वोट के लिए कंपटीशन तो है। अब देखिए यहाँ पर एक नई बात सामने आती है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि दलित वोट बैंक उससे छिटका है। उसके छिटकने के कई वजह हो सकती हैं, लेकिन अमित शाह का बयान एक वजह हो सकता है, लेकिन उसके पहले भी छिटकने का सिलसिला है। और ऐसे में अब वो इस बात को बड़े ध्यान से देखेगी कि इंडिया गठबंधन जब एक था 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो पाया ये गया कि दलित आबादी के वोट इंडिया गठबंधन को ज़्यादा मिले और एनडीए की सीटें घट गई, इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ गई। जहां तक आरक्षित सीटों का सवाल है, उन 84 सीटों का सवाल है, तो ऐसे में जबकि इंडिया गठबंधन में अगर डिविजन्स होती हैं तो ये किसके फ़ायदे में जाती हैं? जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी के फ़ायदे में जाती हुई दिखाई पड़ती है। और इस कारण से अगर अंबेडकर आंदोलन ये जो फिलहाल मौजूदा दौर में अभी चल रहा है, ये और तेज होता है, जिसको अपने अपने तरीके से सभी दल साधते हैं, तो इस बात की संभावना है, इस बात की गुंजाइश है कि फ़ायदे में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अब उसका गणित समझ लीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछली 2 बार से जीत रही है। उसका वोट बैंक 53% के आसपास रहा है। 53% वोट बैंक 2015 में भी था। 2020 में 0.73% घटा, यानी कि 52 पॉइंट सम कुछ हो गया, यानी कि वो 53% के आसपास रफली वोट बैंक रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 32% से बढ़कर के 38% हुआ। साल 2015 में 32%, साल 2020 में 38%, यानी कि उसमें 6% का इजाफा देखा गया। अब इस बार कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार कांग्रेस की स्थिति नगण्य थी, बहुत कम वोट उन्हें मिले थे और वो जो वोट उन्हें मिला था वो बमुश्किल 5-6% के आसपास था। अगर वो वोट बैंक बढ़ जाता है 5-6% से वो 10% की तरफ जाता है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो गैर भाजपा वोट होते हैं वो बंटते हैं। और गैर भाजपा वोट अगर बटेंगे तो 53% जो आम आदमी पार्टी पिछली 2 बार से मेंटेन करती चली आ रही है, वो अगर नीचे आता है और वो कांग्रेस में कुछ चला जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक छलांग लगाकर 32 से 38 पहुंची थी, अगर फिर से वो थोड़ी बेहतर करने की स्थिति में हो जाती है, तो फिर तो मामला बड़ा रिस्की हो जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष की जो संभावना है दिल्ली में, ये पूरा वर्क करता है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। अगर त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है जिसमें कांग्रेस भी मजबूती से लड़ती है, आम आदमी पार्टी भी मजबूती से लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से लड़ती है, तो फिर गैर भाजपा वोटों का बिखराव होता है और ऐसे में फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का होता दिखाई पड़ता है। और ये एक संभावना है जो आम आदमी पार्टी को साल रही है और इस कारण से उसकी जो पहली लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस मजबूत ना हो जाए, उसने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को पार्टी में मिला लिया है, अपने नेताओं को बिठाकर उन्हें टिकट दे दिया है और उसकी कोशिश यही दर्ज करने की है कि गैर भाजपा मत बटे नहीं, दलित मत खास तौर पर कांग्रेस की तरफ नहीं जाएं। लेकिन दलित मत कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और ये बात हकीकत है। 20 सीटें कांग्रेस जीत करके आई, 99 सीटें, उसमें से 20 दलित आरक्षित सीटें उन्हें मिली हैं, तो उनके प्रति एक विश्वास है। जिस तरह से वो आंदोलन लीड कर रही है, अकलियत वोट, दलित वोट, ये कांग्रेस को अभी भी मिल रहे हैं और कांग्रेस ने अपनी पुरानी राजनीति छोड़ दी है जिसमें उसे अपर कास्ट वोट भी थोड़ा बहुत मिलता था, उसने पूरी तरह से तिलांजलि दे दिया है
और वो मनुवाद के खिलाफ पूरी तरह से मैदान में है, जिस तरह से किसी भी दलित पार्टी की राजनीति होती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा बवंडर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सतर्क नहीं होते हैं इंडिया गठबंधन के लोग और इंडिया गठबंधन की पार्टियां और आपस में ही खींचतान मच जाती है, तो इसका नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी फायदे में चली जाएगी, क्योंकि गैर भाजपा मत बट जाएंगे और उसका असर आपको दिल्ली और बाद में बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ सकता है। त्रिकोणीय संघर्ष इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही मारक साबित होगा और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेट नहीं पाते हैं, अगर कांग्रेस और आरजेडी समेट नहीं पाती है, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेट नहीं पाती है, तो फिर ये पूरा जो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वर्क करेगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो आपसी खींचतान है, इस टेस्ट केस की शुरुआत है। दिल्ली एक एग्जाम्पल बन सकता है, एक उदाहरण बन सकता है। और ऐसे में जबकि अंबेडकर को लेकर के जो प्रयास हैं कांग्रेस के, वो और बढ़ने ही जा रहे हैं, ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इन सब प्रयासों से बहुत ही संतुष्ट होगी। उसे ये लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी भी अंबेडकर के बारे में बातें करे, कांग्रेस भी अंबेडकर के बारे में आंदोलन लेकर के निकले, बीएसपी भी दिल्ली में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे, ये तो उसके फायदे का सौदा हो जाएगा। जाहिर है ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कंसोलिडेटेड वोट है वो अपनी जगह स्थिर है, ये देखने वाली बात होगी कि कहीं ये समीकरण तो काम नहीं करता है और ये पूरा बवाल आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो काम नहीं करने लग जाता है। आज रविवार है, आज के दिन की ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है आप तक पहुंचाई, आपको कैसा लगा? अपने आकलन और अपने सटीक कमेंट्स हमें बताते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।